बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए आप श्री आकाश आदित्य लामा जी का, जो कि निर्देशक हैं, लेखक हैं। जबलपुर से आपका गहरा नाता है सर। हम चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो और क्या क्या अनुभव आपकी फील्ड में मिले हैं आपको, हम सभी तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार। अरे नमस्कार। हाँ, ये हुई ना बात। क्या है, मैं पर्दे के पीछे ज़्यादा रहा हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि डायरेक्टर हूँ, राइटर हूँ। मेरी 2 फिल्में हैं। एक है नानी तेरी मोरनी। इस फिल्म के बारे में बताऊँ, ये नागालैंड की पहली फिल्म है। एक फिल्म मेकर की क्या जिम्मेदारियाँ होती है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वो नागालैंड की फिल्म है, पहली फिल्म है। और हम तब गए थे नागालैंड में शूट करने के लिए जिस समय वहाँ पे उग्रवाद बहुत था। लोग जाते नहीं थे डर के मारे, लेकिन हम लोगों ने तय किया कि हम जाएंगे और नागालैंड में फिल्म बनाएंगे। 2015 की सबसे छोटी बच्ची थी मोनबिनी इजुंग, जिसको जो है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार मिला था वो साल 2015 में। तो उसकी जीवनी, उसके लाइफ के ऊपर है। और ये बच्चों की फिल्म है, नागामीज भाषा में है। तो उसका एक छोटा सा ट्रेलर देखेंगे जी बिल्कुल। उसके बाद हम बंगाल 1947 जो मेरी लास्ट रिलीज थी उसका एक ट्रेलर देखेंगे। उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। ठीक है जी। Dar ama gitu, dar ama pura জনম করেছে। এটাই ওই জায়গা আছে যাতে আমি খাটবই বলেই আছে। আর ইয়াতি পরে আমি খান লগা নিয়ম লগা জনম শুরু হব। छोटा पापी, मेरा नाम क्या है? मिस्टर कुल्ला। मिस्टर कुल्ला। डर से मेरा पेट भरता है। Saya ni kili mungkin mau kuwe. अब मुझे मेरी भूख मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है सर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आया है कि लैंग्वेज का कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके साथ? नहीं, एक्चुअली फिल्म मेकर्स के लिए भाषा कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ कितने फिल्म मेकर्स हैं? हाथ उठाइए। देखिए, ये तो अभी मैम से मेरी बात हुई है, ये तो कान के लिए स्टोरी भी ढूंढ रही है जी। तो आपको लगता है भाषा कोई दिक्कत है? बस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाषा दिक्कत नहीं है। आपको सोचना है कि मुझे वहाँ जाना है। दिक्कत ये थी कि उस समय लोग नागालैंड जाते नहीं थे। लोगों का ऐसा था कि जाएंगे तो वहाँ मार देंगे। कितने लोग गए? कोई गया नागालैंड यहाँ से? ये मेरी लास्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी बंगाल 1947 इस साल। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद एक राष्ट्र स्वतंत्र हो रहा था। जोगिंदर नाथ मंडल जैसे नेता हमारे साथ है। नेहरू, गांधी, पटेल या मुखर्जी के साथ न चलकर हम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ चलेंगे और हम बनाएंगे पाकिस्तान। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। जोगिंदर बाबू गलती कर रहे हैं, इतिहास उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। डॉक्टर अंबेडकर जिन्ना के साथ नहीं जा रहे। आप बिल्कुल राम जैसे लगते हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। मिलन होगा कब जाने। इतने दिनों तक उन छुतों के साथ रह रहा था, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा इसने हमें। भारत माता की।
घृणा के आधार पर बना हुआ देश आगे चलकर संघर्ष जरूर करेगा। श्री राम और सीता माँ के साथ जो अन्याय इस समाज ने किया, कलयुग में वो हम अपने साथ दोहराने नहीं देंगे। मोहन बाबू, आप राम नहीं हो। सुपर सर। तो मेरे कुछ 5 फिल्में अभी तक बनाई है, मेरी अभी 5वीं फिल्म फ्लोर पे है। ये मेरी 4थी फिल्म का ट्रेलर था। ये फिल्म बुक माई शो स्ट्रीम में अवेलेबल है, तो कुछ लोग आज रात को देख सकते हैं, जाके बुक माई शो स्ट्रीम में देखिएगा। एक बार इस फिल्म के लिए जोरदार तालियां। लोगों को पता नहीं है, पार्टीशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उस पर 10-10 वेब सीरीज बन सकती है। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स सर अच्छे से जानते हैं क्योंकि सर ने फिल्म बनाई है। और ये मोहम्मद अली जिन्ना और जो सोहरावर्दी थे, जो डायरेक्ट एक्शन डे था, उस पर बेस्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, वो पार्ट है उसका। हाँ, ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, कोई इसको हाथ नहीं लगाता। सर इस सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, कोई डायरेक्टर इसको हाथ नहीं लगाता है। ये कश्मीर फाइल्स से 10 गुना बड़ा सब्जेक्ट है, जिनको नहीं पता है। नहीं, वो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये आज भी प्रासंगिक है। हम रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं, देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा था, वो देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं। और अगर हम इसके पीछे जाएंगे ना, इसमें उसमें क्या कारण रहा है, हमारी तरफ से क्या गलतियां हुई है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर मेकिंग सच फिल्म ऑन दिस सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक बार फिर से जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो राइटर है? ठीक है, 1 2 3, ठीक है। और डायरेक्टर? 1 2 3 4। पीछे से आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। पीछे जो बैठे ना, थोड़ा आगे आगे आ जाइए, करीब आ सकते हैं, है ना, ताकि मैं भी आप लोगों को देख सकूं जी। और आप में से कितने लोग हैं जो एक्टर हैं? अबे वाह, हाँ, ये तो इनको तो मैं जानता भी हूँ अच्छे से। 1 2, बहुत अच्छे एक्टर है। 1 2 3 4 5, कई सारे लोग हैं। हाँ जी, एक्टर्स हैं, वेरी गुड। और कितने लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनली जो चाहते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपना इसी से अपनी अर्निंग, अपनी रोजी रोटी कमाए? कितने लोग चाहते हैं? ठीक है, तो मैं सही जगह पे हूँ, काफ़ी लोग हैं। तो देखिए, ये जो प्रोफेशन है ना हमारा, ये वो है, हम बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो अपना जो शौक जो है उनका, उनके जीवन का जो शौक है, जो वो करना चाहते हैं, उससे वो अपना पेट भी पाल सके। तो ये भाग्यशाली लोग हैं। तो आज का जो सेशन है कि हम वो भाग्यशाली कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर है ना, ताकि हम अपने इसी से रोजगार भी कमाएं। तो मैं थोड़ी सी अपनी यात्रा बताऊंगा। तो हो सकता है आप में लगभग जो फिल्म इंडस्ट्री में है, जो छोटे शहरों से गए हैं, मेरा जन्म रांची में हुआ था, फिर मैं कलकत्ता में रहा, फिर छत्तीसगढ़ में भिलाई करके एक जगह है, आप लोगों को पता है शायद। तो भिलाई में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर ग्वालियर में हुई, और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहा था, और करते हुए मैं थिएटर करना शुरू किया, और वहाँ से मैं मुंबई चला गया। मुझे शुरू से डायरेक्टर बनना था। 9th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मेरे परिवार में सब जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम लोग जो है अच्छा लगता है, हमारा पारिवारिक जो एक व्यवसाय है, व्यवसाय नहीं है, मतलब वो हमारा एक काम ही है, हम लोग वही करते हैं कि यूनिफॉर्म पहनते हैं, फोर्स में जाते हैं, आर्म फोर्स में जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि उस समय युद्ध नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि लड़ाई होगी नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊँ, जनरल बन के रिटायर हो जाऊँ और लड़ने का अवसर ही ना मिले। ये अच्छी बात है, युद्ध ना हो, लेकिन मुझे लगा अगर मैं ऐसा करेंगे बोर तो नहीं हो जाऊँगा, तो दूसरा काम क्या कर सकता हूँ। तो दूसरा काम ऐसा था कि मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता देता हूँ, मैं बहुत कामचोर था, होमवर्क नहीं करता था, अपने दोस्तों से होमवर्क करवाता था, बदले में उनको कहानियाँ सुनाता था। कितना अच्छा आइडिया दे रहा हूँ। नहीं, ताली बजाने वाली बात नहीं है, होमवर्क कीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं। सारे
ना वही बता रहा हूँ, क्या होमवर्क नहीं करता था ना, होमवर्क करने की आदत नहीं थी, मतलब लिखने में आलस लगता था, लेकिन इसको कर्मा बोलते हैं। विधाता जो है ये सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद मुझे राइटर बना दिया विधाता ने। जितने मैंने होमवर्क नहीं किया वो सब बैठ के एक एक मुझे पन्नों पे पन्ना भरना पड़ा जो है। और आप लोगों के घरों में, आपके माताओं पिताओं के बीच में, या आप जो सामने बैठे हैं उनके घरों में जो झगड़े हुए हैं बहुत सारे, उसमें मेरा बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स लिखे हैं। सास बहू वाले जो सीरियल्स होते हैं, कुसुम, कुमकुम, कभी आए ना जुदाई, प्यार के दो नाम, एक राधा एक श्याम, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, इस तरह के घर में झगड़े करवाने वाले काम जो है मैं करता था। हाँ, मतलब अब सच बोल ही देते हैं, है ना, लेकिन क्या है कि प्रायश्चित भी करना पड़ता है। तो प्रायश्चित करने के लिए देखे, पेट के लिए तो हम करते हैं, सास बहू वाले सीरीज लिखते हैं, इसमें शायद हमारी कन्विक्शन नहीं होती है, लेकिन हम लोग करते हैं। लेकिन क्या है, जो आपको अवसर मिले, जब आपको मिले तो नानी तेरी मोरनी जैसी फिल्म बनानी चाहिए, बंगाल 1947 जैसी भी बनानी चाहिए, क्योंकि वो आप समाज को रिटर्न करते हैं। आपने जो समाज ने आपको दिया है, जब भी अवसर मिले, जैसे मेरा एक नाटक है मोहिंजोदड़ो, जिसमें से कई सारे ना टीवी के कलाकार निकले, जैसे जोधा अकबर सीरियल की जोधा है, वो इसकी शुरुआत वहीं से हुई। उसके बाद आपके देवलीना भट्टाचार्य है, गोपी बहू, उसकी भी शुरुआत उसी नाटक से। फिर अफसर बिटिया, तो वो लोग इस तरह, मिताली नाग, इन लोगों ने शुरुआत वहाँ से की। बहुत सारे और भी कलाकार हैं जो वहाँ से शुरुआत किए। तो वहाँ से जो है यात्रा जो है, मैं मुंबई गया, और मुंबई में जाते हुए मुझे लगा कि जो भी आप में से जितने भी लोग हैं जो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, एक स्किल कम से कम होनी चाहिए। जैसे हमारे समर्पित जी है, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इनका मैंने सुन रहा था, गाते हुए सुना और इनका धुन भी सुना। उससे पहले भी मैंने वहाँ पर भी नीचे शिवाशीष जी की मास्टर क्लास देख रहा था मैं जाके, शिवांशु, तो मैं पीछे ही बैठा था। अभी भी मैं आप लोगों के पीछे बैठ के सब देख रहा था, नीचे भी जाके पीछे बैठ के देख रहा था, क्योंकि एज ए डायरेक्टर मुझे लगता है, अतिथि बना के बैठाएंगे तो आगे बैठना पड़ेगा, मजबूरी है, लेकिन मैं हमेशा लास्ट रो में बैठता हूँ, क्योंकि एक डायरेक्टर का जो है वो विजन वाइड होना पड़ेगा, थोड़ा सा वाइड होना चाहिए। तो पीछे से बैठ के यहाँ बैठूंगा मैं इस रो में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दिखेगा, वहाँ बैठूंगा तो पूरा क्या हो रहा है वो दिखेगा। तो ये एक डायरेक्टर और एक एक्टर में बेसिक फर्क होगा। एक्टर चाहेगा वो यहाँ रह के ताकि वो लोग उसको देखे, एक डायरेक्टर चाहेगा वो पीछे बैठ के देखे कि सब क्या कर रहे हैं, तो वो दिखा सकेगा। तो एक पहली बात तो आपको बेसिक्स कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। दूसरी बात, स्किल को थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा। स्किल क्या डेवलप करेंगे? होता क्या है, अभी जो भारतीय सिनेमा है वो क्वांटिटी में बहुत अधिक है, क्वालिटी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है क्योंकि हम मौलिक फिल्म नहीं बनाते, हम ओरिजिनल फिल्म नहीं बनाते। अब थोड़ी बनने लगी है। ओरिजिनल फिल्म क्यों नहीं बनाते? हम लोग हॉलीवुड की फिल्म कॉपी करके ऑस्कर में भेजेंगे, पहले राउंड में आउट हो जाएगी, आउट होनी है, वो पहले राउंड में आउट होगी, क्योंकि वो उनकी किसी फिल्म की कॉपी है। हमारे पास हम तब तक मौलिक नहीं बना पाएंगे जब तक हम अपनी कहानियां नहीं कहेंगे, जो भारत की कहानियां नहीं कहेंगे, जो हमारे यहाँ। और हमारे पास विश्व में ऐसी कहीं भी ऐसे कुछ नहीं है कि जो भारत में ने विश्व को नहीं दिया है। हम बोलते हैं ना भारत विश्व गुरु था। कब था भारत विश्व गुरु? भारत विश्व गुरु तब था जब पूरे विश्व से लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। पता ही है आप लोगों को, सारे विश्व से भारत में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अब क्या हुआ, हम शिक्षा तब देंगे ना जब हम खुद अध्ययन करेंगे। तो हमें थोड़ा सा अध्ययन करना होगा। मैं बता रहा हूँ, जितने भी लोग फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, यहाँ से भी जो भी आगे कभी कोई मेरे साथ भी काम करना चाहे, आपको अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए। मेरी शुरुआत ऐसा था कि मैं शुरू में गया मुंबई, संघर्ष किया, थोड़ा एडवर्टाइजिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा। फिर मुझे गदर एक प्रेम कथा देखी लोगों ने, तो गदर एक प्रेम कथा में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। वो काम मुझे कैसे मिला था, मैं उस छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। मैं अनिल शर्मा जी के यहाँ जाता था, रोज जाके
8-10 घंटा बैठे रहता था। उनके घर के जो है ड्यूप्ले है उनका, ऊपर नीचे जुहू वर्सोवा लिंक रोड पे मुंबई में जो जाते हैं जानते होंगे, तो वहाँ पर जो है मैं रोज जाके 8-10 घंटा 1 सप्ताह तक रोज बैठा रहता था। किसी ने रेफरेंस से जाता था लेकिन उनसे मिल ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि अनिल जी के पास जो है वो व्यस्त रहते थे। ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहे हैं, वो वाकई व्यस्त थे, क्योंकि उनकी फिल्म गदर की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, थोड़ी सी शूटिंग हुई थी 10 दिन की कुछ, और मैं जाके बैठे रहता था। अब उनसे मिलना हो नहीं पाता था, लेकिन वहाँ पर जो कुछ शूटिंग के एल्बम रखे हुए थे वो नीचे रखे रहते थे, मैं पलट के देखता था। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जिस तरह का जो आज महाकौशल फिल्म फेस्टिवल जो ये आयोजन कर रहा है, ये जब भी ऐसा आयोजन हो यहाँ पे आइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैंने वो जो फोटोग्राफ्स देखे और देखने के बाद अपना एक नोट तैयार किया, 30 पॉइंट्स लिखे। हाँ इधर, हाँ 30 पॉइंट्स मैंने तैयार किए कि जो अमीषा पटेल की सहेलियां हैं, उनके जो सैंडल्स है वो तो यहीं लिंकिंग रोड में मिलता है मार्केट में, वो तो 200 रुपये में मिल जाते हैं। आप 1947 बता रहे हैं तो 1947 तो दिख नहीं रहा फिल्म उस हिसाब से। या और भी कई सारी चीज़ें ऐसी थी, जो घड़ी पहने थे उसमें एक अमरीश पुरी, आपने देखा होगा कि रिस्ट वॉच था अमरीश पुरी के हाथ में, तो मुझे लगा कि उस समय रिस्ट वॉच नहीं होता था, वो वाले चेन वाली घड़ी होती थी, तो वो पॉइंट बनाया। कुछ ऐसे करके, जैसे उस समय पता है 1947 में भारत के पास, इंडियन मिलिट्री के पास कितने हेलीकॉप्टर थे, पता है किसी को? 1947 में भारतीय जो सेना थी, ब्रिटिश सेना जो थी उस समय, ब्रिटिश आर्मी के पास जो थी भारत में, उसके पास केवल 2 हेलीकॉप्टर थे, केवल 2। तो एक भारत को चला गया था, एक पाकिस्तान को चला गया था। आपको पता है जो हम फ्लाइट में बैठते हैं उसमें पीछे वीटी लिखा होता है, आप कभी भी नोटिस किए किसी ने? फ्लाइट के पीछे वीटी लिखा होता है। वो वीटी का मतलब क्या पता है? हाँ, वाइसरॉयज टेरिटरी, करेक्ट। मतलब ये अभी भी हमारे लिए अपमानजनक है, क्योंकि हम जो फ्लाइट में बैठते हैं, अब दोबारा कभी भी फ्लाइट में बैठिएगा, देखिएगा उस प्लेन के पीछे लिखा होगा वीटी, वाइसरॉयज टेरिटरी। तो उस समय से अभी तक चला आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अध्ययन करना चाहिए। तो जब मैं अनिल शर्मा जी से फाइनली मिला और मैंने कहा सर ये मेरा बायोडाटा है, प्लीज़ देखिए, उन्होंने देखा, और उससे पहले मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया था, किसी बड़े फिल्म में असिस्ट नहीं किया था। उन्होंने देखते साथ कहा कि आपने कोई बड़ी फिल्म नहीं की है, तो ठीक है चलिए आपके लिए कुछ होगा तो बताएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो बैठे हैं, हर मोमेंट एक मौका है, हर मोमेंट, उस मौके का फ़ायदा उठाना सीखना पड़ेगा। अगर हमें कि सिर्फ सिनेमा नहीं, किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, हर मोमेंट का फ़ायदा उठाइए। अभी मेरे बाद भी जितने मास्टर्स आएंगे, मतलब मास्टर तो मैं भी नहीं हूँ, सामने बैठे हुए मेरे सारे मास्टर्स, और पीछे वालों को भी मैं अपना कॉम्पिटिटर मानता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे बैठा आया हूँ बोलने के लिए, तो बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा है उसकी बात सुनिए, फ़ायदा उठाइए। तो मैंने जो है, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने तो कोई बड़ी फिल्म नहीं की, आपको ठीक है कुछ होगा तो बताएंगे। तो मुझे समझ में आ गया, मुझे अनिल जी असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं रखेंगे, मुझे समझ में आ गया। इतने में मैं 10 दिन तक रोज बैठा रहता था, 10-10 घंटा, 1 सप्ताह तक बैठा। तो कुछ मुझे उसका लाभ, मेरा तो पूरा पानी हो गया। अब मुझे काम की बहुत ज़रूरत थी, और बड़े काम की ज़रूरत थी, एक बड़े लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे जंप मारने की। तो मैंने तुरंत कहा सर आपकी फिल्म में ना बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपने शूटिंग की है। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखने लगे, बोले कि क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने अपना वो पर्ची निकाला और निकाल के उनको दिखाया, सर देखिए इसमें ये था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। 30 गलतियां मैंने फोटोग्राफ्स देख के बताई। 30 में से 20 गलतियां सही नहीं थी, वो सही था। 10 छोटी मोटी मैंने उस चीज़ें पकड़ी, जैसे वो सैंडल वाली चीज़ें, ये वो मेरी शक्ल देखते रहे। और उन्होंने मुझसे कहा कि अगला सवाल उनका ये था कि अगर मैं तुमको असिस्टेंट रखूंगा तुम कितने पैसे लोगे? तो फिर मैं वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर बना। अगली फिल्म मेरी द हीरो थी, उनके साथ ही अनिल जी के साथ, प्रियंका चोपड़ा की पहली फिल्म। तो वो फिल्म में भी मैंने, जैसे अमीषा पटेल जी की तब कहो ना प्यार रिलीज़ नहीं हुई थी, और उनके साथ मैं काम कर रहा था, मतलब उस फिल्म में मैं देखा उनके साथ। और फिर प्रियंका चोपड़ा की फिल्म, फिर उसके बाद मैंने, लेकिन जो आपका सर्कल बनता है,
यहाँ पे आप लोग जो है कई सारे तो फिल्म मेकर्स हैं और कई सारे बन जाएंगे, और अभी बहुत आसान हो गया क्योंकि डिजिटल है, अब यहाँ रह के भी कर सकते हैं। सही इंपॉर्टेंट है, आप सही लोगों से इंस्पायर्ड होइए, सही चीज़ों को समझिए और फिर अपनी मार्केटिंग सही कीजिए। अपनी मार्केटिंग सही करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मार्केटिंग आप अपनी तभी सही कर पाएंगे जब आपने अपना बेस सही तैयार किया। और बेस कैसे तैयार होगा कि आप अपने राज्य, अपने स्थान, अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में अधिक से अधिक जानिए। जब आप जानेंगे तो आप उस पर बात कर सकते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने मेरे लिए मेरी प्रशंसा की कि ये बंगाल 1947 ये विषय, जोगेंद्रनाथ मंडल जी के बारे में पता ही नहीं था लोगों को। जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में अभी कितने लोग जानते हैं? बहुत, अभी भी कम लोग जानते हैं, है ना। जो बहुत गंभीर है वो जानते हैं। जोगेंद्रनाथ मंडल जो है वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। जब डॉक्टर अंबेडकर को यहाँ पे कानून मंत्री बनाया गया, देखा देखी जिन्ना ने जोगेंद्रनाथ मंडल को अपना बनाया वहाँ पे कानून मंत्री पाकिस्तान में। और उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण यह था कि जोगेंद्रनाथ मंडल को उस समय उन्होंने कहा कि आप लोग जो है पाकिस्तान का समर्थन कीजिए, जो वंचित समाज था उस समय का, है ना, जिसको आज हम दलित भी कहते हैं, लेकिन जो वंचित समाज था उनको उन्होंने कहा कि आप जिन्ना के साथ आ जाइए, आप पाकिस्तान का समर्थन कीजिए और हम जब पाकिस्तान बनाएंगे उसमें आपको मान सम्मान पद सब मिलेगा। जोगेंद्रनाथ मंडल जी उनके झांसे में आ गए, मुस्लिम लीग के उस समय झांसे में आए, उन्होंने समर्थन किया। सिलेट करके एक जगह है जो आज बांग्लादेश में, हम बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो बांग्लादेश में हो रहा है, उस सिलेट का जो पूरा भाग था, वहाँ पे जब वोटिंग हुई तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी के जितने भी समर्थक थे उन्होंने जो है पाकिस्तान के फेवर में वोट किया। वो भारत में हिस्सा आ सकता था। आज चिकन नेक जो है और वो समय कई सारे स्थान जो है वो भारत में आ सकता था, आज ये समस्या नहीं होती। समस्या क्यों हुई? ये गलती हुई कि कहीं ना कहीं हम उनको समझा नहीं पाए, जोगेंद्रनाथ मंडल को, या जोगेंद्रनाथ मंडल जी समझ नहीं पाए। डॉक्टर अंबेडकर समझ गए थे। डॉक्टर अंबेडकर समझ गए थे कि ये जो हो रहा है, ठीक है हमारे यहाँ समस्याएं हैं, लेकिन हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें वो गुंजाइश है कि वो हमारे अगर कुछ कमियां हैं तो उसको हम सुधार सकते हैं। वहाँ जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। जोगेंद्रनाथ मंडल गए और जोगेंद्रनाथ मंडल को भाग के आना पड़ा। सिर्फ 3 साल भी पूरे नहीं हो पाए, उनको कानून मंत्री छोड़िए, वहां से उनको भाग के आना पड़ा। और कहाँ आना पड़ा? भारत में आना पड़ा, जिस भारत के विभाजन में उनका भी योगदान था, जिस भारत के विभाजन करण में उनका था, उनको वापस लौट के आना पड़ा भारत में। भारत ने शरण दिया क्योंकि भारत हमेशा से उदार है। केवल उनको ही नहीं है, एक कॉमरेड थे, कम्युनिस्ट लीडर थे सज्जाद जहीर, वो भी गए थे पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए, उनको भी वापस आना पड़ा। तो ये जो सच्चाई है, ये जो है, और किसी को, एक कलाकार, एक फिल्मकार को कभी भी क्रूर होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा रूड होने की भी आवश्यकता नहीं है। वो बहुत सौम्य तरीके से अपनी बात को कह सकता है, बहुत सही तरीके से बात को कहे, और जितने धीरे से आप सही बात को जितने सौम्य तरीके से कहेंगे उतना अधिक वो दिल को लगेगा, दिमाग को लगेगा। किसी को अपमानित करने के लिए ना बताए, वो बताएं कि ये क्यों आवश्यक है, क्या हमारे इतिहास है। तो इस तरह की चीज़, जैसे नागे, फिर मैं बता रहा हूँ, नानी तेरी मोरनी, जब मैं बनाने गया वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपको गोली मार देंगे क्योंकि वो उग्रवाद था करके, लेकिन मैं आपको बताऊं वहाँ पे भारत का ध्वज नहीं फहराया जाता था जिन क्षेत्रों में मैंने शूटिंग की थी। लेकिन वहाँ जो अलगाववादी लोग थे, बाद में जब उनसे हमारे संबंध हुए, संपर्क हुआ, तो धीरे धीरे जब वो हमसे बातचीत की, उन्होंने खुद लाके भारत का ध्वज दिया और हमने वहाँ उस फिल्म में भारत का ध्वज लगाया शूटिंग में। तो एक कलाकार, एक फिल्मकार, एक लेखक उन जगहों पे पहुंच सकता है जहां पे दूसरे लोग नहीं पहुंच सकते। तो ये एक फिल्मकार होने के नाते, कलाकार होने के नाते हमारे ये कुछ लाभ है। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें थी जो क्या करना चाहिए, लेकिन आप में आपके भी कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई प्रश्न नहीं है? एक मिनट में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानी क्या आप सबको पता है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कितने लोगों को पता है? चलो अच्छी बात है। जो
ये कैसे शुरू हुआ था पता है ना आपको? भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई? अर्जुन जो है वो कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। हमें धन्यवाद तो श्री कृष्ण के हम आभारी है ही, लेकिन हम उससे ज्यादा आभारी है अर्जुन के। अगर अर्जुन ये प्रश्न नहीं पूछे होते कृष्ण से तो आज हमारे पास भगवत गीता शायद ना होता। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो प्रश्न पूछेंगे, तो आप कभी भी कोई भी यहाँ पे मंच पे हो, उनसे हमेशा प्रश्न पूछने का अगर अवसर मिले तो प्रश्न पूछिए, क्योंकि आप अर्जुन की भूमिका में होंगे। ना केवल आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप दूसरों का भी बढ़ाएंगे। जी पूछिए। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये जो आजकल टीवियों में नाटक सीरियल जो आ रहे हैं, उस विषय में कुछ पूछ सकते हैं आप? बिल्कुल, जो मर्जी पूछिए। ये जो समाज में आजकल दूरदर्शन और मुख्य चैनलों से जो भी नाटक महिलाओं के लिए आ रहे हैं, उसको पुरुष, महिला, बच्चे, पूरा समाज बैठ के देखता है, मगर उसमें एक पत्नी के साथ दो दो तीन तीन पति दिखाए जा रहे हैं। ये हमारे समाज में कहां तक उचित है? तालियां बजाइए। मैं एक समाज से बिलोंग करता हूं, केशरवानी समाज का प्रतिनिधि हूं, और पूरे अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य समाज, मध्य प्रदेश केशरवानी वैश्य सभा जबलपुर, सभी का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसलिए मेरे मन में था कि मैं आऊंगा और कुछ प्रश्नोत्तर चलेंगे, तो उसमें अपनी बात जरूर रखूंगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किया। उनके लिए तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। आपको पता है जब मैं छोटा था ना, तब टीवी पे क्या आता था? तब टीवी पे आता था बुनियाद, कथा सागर, रामायण, महाभारत, ये चीजें आती थी। उस समय टेलीविजन क्या होता था? उन लोगों के पास होता था जो ऐसा माना जाता था जो शिक्षित वर्ग है या जो जानकारी रखना चाहते हैं, उनके घर में टेलीविजन होता था। स्टेटस सिंबल भी था टीवी। फिर क्या हुआ? टीवी पहुंच गया मास के अंदर। धीरे 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 सबके घर में टीवी आ गया। ये जो मार्केटिंग कंपनी होती है, रिसर्च वाले होते हैं, ये बहुत दिमाग लगाते हैं। देखिए यही संघर्ष है। मेन जो है जनता है, श्रोता है, दर्शक है, ये इनको खड़ा होना पड़ता है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा कि ये टीवी देख कौन रहे हैं? पढ़े लिखे जो प्रबुद्ध वर्ग है, ये थोड़े से देख रहे हैं। भीड़ दिख रही है, भीड़ को कैटर करना है। भीड़ को क्या कैटर करना है कि दिखाएंगे अरबपति है, महिलाएं जो है पूरे मेकअप करके सोएंगी। मुझे नहीं लगता कोई मेकअप करके तो सोती होंगी, ठीक है, मेकअप करना अच्छा लगता है महिलाओं को, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मेकअप करके सोती होंगी, ठीक है। और जो है किचन में बैठ के सब सब्जियां काटती रहेंगी। बहुत अच्छी बात है, घर का काम करना चाहिए। मैं खुद अपने घर में खाना बनाता हूँ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। लेकिन वो जो है पूरे मेकअप करके साड़ी पहन के जिस परिवार दिखाएंगे, तो ये ना फैंटेसी होती है। मैं आपको बताऊं, ये जो होते हैं ना लोगों की जो छुपी हुई फैंटेसी, फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपके ना मनोविज्ञान को समझना होगा। लोगों की फैंटेसी होती है कि बताएंगे देखिए ये अरबपति है, चकाचक है, ग्लैमर है, और वो बैठ के सब्जी भी काट रही है, वो बैठ के घर में खाना भी वो कर रही है, और झगड़े कर रही है। सब जो है बैठ के झगड़े कर रही है, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। अब असल जीवन में इतना षड्यंत्र नहीं है जितना पर्दे पे दिखाया जाता है। ये मार्केटिंग कंपनीज जो है, जो रिसर्च करती है, मार्केटिंग कंपनी करती है, इनका ये कंक्लूजन होता है कि इनको टारगेट करो। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। कोई भी सामान, आप कोई भी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, ये मोबाइल है, ये मोबाइल जो है सैमसंग का है, तो इस सैमसंग का कौन खरीदेगा? आईफोन कौन खरीदेगा? ठीक है, चाइनीज मोबाइल कौन खरीदेगा? ये सब पता होता है। उसके हिसाब से वो बनाते हैं, उसके हिसाब से उसको बेचा जाता है। दिक्कत यह है कि अगर इस तरह के सीरियल है तो सबसे पहले ना, अगर आपको पसंद नहीं ना, बंद कर दीजिए, मत देखिए। आज बहुत सारी फिल्में हुई ना, आप देखिए, आप धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है फिल्मों में। जिस तरह से एक समय जो है मतलब समाज को जो है, विशेषकर हिंदू समाज को जिस तरह से मतलब जो है उसके विरुद्ध में चीज़ें होती थी, जनता ने बॉयकॉट किया। मैं उसका कोई समर्थक या विरोधी नहीं हूँ। जो बॉयकॉट बॉलीवुड हो, मैं तो उसका हिस्सा हूँ, मैं तो सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन जनता ने बोला बॉयकॉट बॉलीवुड, फिल्म मेकर्स डर गए जो इस तरह का काम करते थे। आप देखिए उस तरह के फिल्म मेकर्स गायब हो गए, इंडस्ट्री से गायब हो जाएंगे। मतलब उनको भी आज़ादी है जो बनाना है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। हम वैसे देशों में से नहीं आते हैं जहाँ पे बोलने पे सर काट दिया जाए या जुबान खींच ली जाए, हम वो लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ आदिकाल से जो है परंपरा रही है। नैमिषारण्य के विषय में अगर आप लोगों को पता हो
ठीक है ना, नैमिषारण्य में शास्त्रार्थ होता था, हमारे यहाँ शंकराचार्य और मंडन मिश्र शास्त्रार्थ करते हैं, तो हमारे यहाँ पूरा ओपन है सोसाइटी, हमारे यहाँ लोग बातचीत कर सकते हैं इन चीज़ों पे। तो लेकिन यह है कि अगर आपको नहीं देखना है आप बॉयकॉट कीजिए, बॉयकॉट बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप मत देखिए, अपने आप चेंज होगा। तो बहुत सारी आप ये देखेंगे पिछले 10-12 सालों में भी चेंज आया है मनोरंजन में। फिल्म इंडस्ट्री की तो हालत ऐसी है, हम लोग फिल्म मेकर्स ढूंढ रहे हैं भैया ऑडियंस कैसे आए। तो बहुत सारे कारण है, ये शक्ति होती है। अगर कोई बना रहा है उसकी भी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नहीं देखना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो आप अपने जो आपके पास शक्ति है उसका दर्शक, निर्माता, निर्देशक अगर उपयोग कर रहे हैं तो एज ए दर्शक भी अपनी शक्ति का उपयोग कर सकती है। जी हाँ, पूछिए। हेलो सर। सर मेरा सवाल ये है कि डायरेक्टर पीओवी से और एक डीओपी के पीओवी से जब कहानी बनती है तो वो डायरेक्टर के अपने दिमाग में है भी। अब जब उसको डीओपी के एक पार्ट में जब वो चीज़ जाती है तो वो कैसे मेल खाती है? क्योंकि होता है ना, जैसे एक सीन हमारे दिमाग में है, तो अगर मैंने उसको सोचा है कि वो इस एंगल से, वो मेरे दिमाग में चल रहा है कि अगर जैसे आप खड़े हो तो मैं शायद से ये सोच रही हूँ कि अभी मुझे यही दिखाना है, लेकिन वो चीज़ जब यही सिनेमेटोग्राफी में आती है तो वो चीज़ बदल जाती है। तो कई बार जो मेरे दिमाग में एज अ डायरेक्टर मेरे को जो बोलना है, दिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ भी बदल जाती है। तो उसको कैसे मेल कराते हैं? मतलब आपका शुभ नाम? वंशिका पांडे। वंशिका जी, थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, ये फिल्म से रिलेटेड सवाल है। अभी मैं बताऊं, अगर आप जितने भी फिल्म मेकर्स हैं ना, जितने भी बड़े छोटे जो भी है, अगर आप उनसे पूछेंगे ना, 90% फिल्म मेकर्स बोलेंगे जो उन्होंने फिल्म सोची थी या जो उन्होंने सोचा था कि ऐसा होगा, वैसा फिल्म नहीं बनती है। ये सच्चाई है। मैं इतने मतलब पिछले 25 सालों से काम करते 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 मेरे अनुभव से बता रहा हूँ। क्योंकि उसका कारण क्या है, एक लेखक लिखता है सबसे पहले, हो सकता है डायरेक्टर ही राइटर हो, आमतौर पे मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता हूँ। अभी जो मेरी लेटेस्ट फिल्म है उसका राइटर कोई और है, मेरी पहले फिल्म का भी राइटर कोई और था। तो जब हम फिल्म लिखते हैं तो एक जो है, एक राइटर का एक इमेजिनेशन होता है। अभी जो मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, अभी जो मेरी आने वाली फिल्म है दुल्हनिया ले आएगी, वो फैमिली कॉमेडी फिल्म है, कमर्शियल कॉमेडी फिल्म है। महेश मांजरेकर जी, खुशहाली कुमार जो स्वर्गीय गुलशन कुमार जी की पुत्री है, खुशहाली कुमार वो उसमें हीरोइन है, और पीयूष मिश्रा जी है, फिर उसके बाद स्नेहिल दीक्षित मेहरा है। स्नेहिल दीक्षित मेहरा बोलूँगा कोई नहीं पहचानेगा, बीसी आंटी बोलूँगा तो कुछ लोग पहचान जाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये भी आपकी गलती है, मेरी नहीं है, फिल्म मेकर्स की गलती नहीं है। बीसी आंटी बोलो, हाँ चेहरे पे स्माइल भी आती है, तो बीसी आंटी है। उसके बाद जो है ओमकार कपूर है जो प्यार का पंचनामा 2 में हीरो थे। इस तरह के लोग हैं। अब वो जो फिल्म है जो हमारे लेखक ने जब लिखा था, वो एक शादी की कहानी है, पूरी फिल्म शादी की कहानी है। जब उन्होंने लिखा था, हमने जब लिखा था तो हमने सोचा था, उन्होंने जो लिखा था, एक छोटे से घर में, छोटे से गाँव मतलब कस्बे में जो है शादी हो रही है ये और वो। जब मैंने उस कहानी को सुना तो मुझे लगा कि अगर वो मैं बनाऊंगा तो बधाई हो, बधाई नहीं क्या, बधाई हो, और भी जो फिल्में हैं इस तरह की जो छोटे शहरों की कहानियाँ होती है, आमतौर पे अभी बहुत चली है, वैसा हो जाएगा। मैं चाहता था कि थोड़ा अलग हो। मैं उसको क्या किया, मैंने उसको स्केल अप किया, मैंने उसको बहुत स्केल अप किया। अगर आप लोग जाके इंस्टा वगैरह पे देखेंगे तो उसके फोटोज़ वीडियोज़ दिख जाएंगे। तो उसको मैंने बहुत स्केल अप किया, मतलब ग्रैंड किया। मतलब जो है वो घर जो है वो महल जैसा घर में रहता है हीरोइन जो है, उसकी जो बाकी भी जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो पहले तो राइटर्स और डायरेक्टर में फ़र्क आया। चूंकि मैं डायरेक्टर था तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, तो उसको अपने हिसाब से चीज़ें चलानी होती, तो मैंने राइटर को कन्विंस किया कि मैं ऐसा चाहता हूँ। उसके बाद जब मैंने वो लोकेशन दिखाया हम अपने डीओपी को, आपके सवाल पे आ रहा हूँ, डीओपी को जब मैंने लोकेशन दिखाया तो डीओपी ने कहा कि ये जो लोकेशन है सर ये बहुत बड़ा है, इसको लाइट करने में मुझे बहुत समय लगेगा, मैं इसको वैसे नहीं देख रहा हूँ, मतलब ये कैसे करेंगे, इतने बड़े घर में कौन रहता है। तो मैंने बोला नहीं, मेरी पिछली फिल्म जो पिछली फिल्म थी तौबा तेरा जलवा, तो आप पे से रॉकी एंड रानी देखी होगी लोगों ने बहुत सारी, वो जो रणवीर सिंह का घर था उसमें सबसे पहली शूटिंग मैंने की थी। तौबा तेरा जलवा में मैंने मेरे हीरो का घर वो दिखाया था। तो वाइट हाउस तो लोग रहते हैं, मैंने कहा नहीं रहने के लिए लोग रहते हैं इतने बड़े घर में। तो पहले तो डीओपी को मैंने कन्विंस किया कि ये घर जो है किसी घर हो सकता है, महल जैसी जगह है, ये घर भी हो सकता है, आज के समय में भी किसी का घर हो सकता है।
फिर अब कुछ कैरेक्टर है वो यहाँ बैठे, सपोज कि कैरेक्टर मैं यहाँ बैठा हूँ, ये कैरेक्टर यहाँ बैठा है, ये बैठ के बात कर रहा है कि वो या खड़े होके बात कर रहा है कि वो ऐसे बैठ के बात कर रहा है, कैसे भी कर सकता है, ठीक है ना, ऐसे भी बैठ के बात कर सकता है। तो ये कई बार हमें देखना पड़ता, मैं एज ए डायरेक्टर चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन डीओपी का प्रॉब्लम यह है कि वो लाइट का सोर्स कहाँ से देगा, कि भाई सर ये खिड़की के पास से देना है, डे है नाइट है, वो लोकेशन क्या है उसको, और आप जो है हो सकता है कि बैठे, कैमरा जो है बैठा है तो सामने रहे, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं मुझे ऐसा देख रहे हैं, सामने वाला कैमरा हो सकता है इस कैमरे से भी मुझे कवर कर रहे हैं, तो वो फिर कौन से वाले एंगल से रखें जिससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो, उसका मीनिंग क्या, कैसे कन्वे करना चाहते हैं आप। अगर मुझे जो है मैं साउथ के हीरो की तरह एंट्री ले रहा हूँ तो कैमरा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, मेरे जूतों के पास, और मैं ऐसा ऐसा मेरा ऐसा ऐसा चलूँगा और पैर पे ये दिखेगा, ठीक है ना। अगर मैं एक नॉर्मल, जैसे मैम अभी बोल रही थी कि कान के लिए फिल्म बनाना है, तो कैमरा वहाँ रहेगा, मैं ऐसे ही चले आ रहा हूँ, ऐसा करके आ रहा हूँ कोई नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि आम इंसान है ना। कोई जो है अलग तरह से दिखाना है तो हो सकता है कि थका हारा इंसान है, कुछ है, वो लाइट ऊपर है, मैं ऐसे चला आ रहा हूँ कि एकदम मेरा शैडो पड़ रहा है, हो सकता है कि मैं एक दुखी जो है, तो आपके मूड के हिसाब से है। तो एज ए डायरेक्टर और डीओपी में ये कम्युनिकेशन होना, इसीलिए कई बार क्या होता है, फिल्म चालू होने के बाद डायरेक्टर डीओपी को चेंज कर देता है, या बोलता है यार ये डीओपी के साथ काम ही नहीं करना, है ना। डीओपी बोलता है मैं कैमरा यहाँ रखूँगा, डायरेक्टर बोलता है नहीं मैं यहाँ, ये है। तो अल्टीमेटली वो डायरेक्टर का विजन होता है, तो वो डीओपी उसके साथ। फिर फिल्म का लुक कैसे होगा, जैसे ये फिल्म जो मैंने बोल रहा हूँ दुल्हनिया ले आएगी, उसका मेरा था एकदम अल्ट्रा रिच लुक, मतलब एकदम ग्लैमरस लुक, अल्ट्रा रिच, बड़ा घर, महंगे कपड़े, तो हमने उसके लिए बेस्ट ऑफ कैमरा, बेस्ट ऑफ लाइट्स, अब लाइट्स क्या यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी पूरा फील चेंज हो जाता है, तो उस तरह से हमने उसको किया। क्लियर है? ठीक है जी जी। सर अभी आप जैसा पूछ रहे थे कि आप में से डायरेक्टर कौन है और स्क्रिप्ट कौन लिखता है और गाना कौन गाता है, ये अब इसको अभाव में प्रभाव ही कहेंगे हम, क्योंकि जो नए सिरे से शुरुआत करता है वो सब कुछ होता है जी, क्योंकि उसके पास पैसा होता नहीं ना। बिल्कुल। तो वो डायरेक्टर भी हूँ मैं, मेरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म की मैं हीरोइन भी हूँ, और मैंने गाना भी लिखा हो। गाना कैसे लिखा है कि घर किचन में पराठे बना रही हूँ और सपोज याद आया तो पराठा आधा छोड़ के गैस बंद करके पेन पेपर ढूंढने का समय नहीं क्योंकि हाथ में आटा लगा है, तो कैलेंडर पे गाना लिखा। बहुत बढ़िया। तो ये प्रॉब्लम है हमारी जी। तो हम इसके लिए प्रोड्यूसर कैसे ढूंढ सकते हैं? एक तो प्रोड्यूसर यहाँ बैठी है हमारे सामने, इन्होंने अभी अभी मुझे बोला है मैं कान के लिए सब्जेक्ट ढूंढ रहा हूँ, ये मैम है सेकंड रो में बैठी है, इनको पकड़ लीजिएगा। मैडम एक बार फेस इधर, हाँ ये देखिए, ये इनको ये प्रोड्यूसर है मैडम, ठीक है। एक तो देखिए आपको प्रोड्यूसर में ये दिला दिया जी। सर एक प्रॉब्लम और प्रोड्यूसर में भी क्या होता है, हमारे पास आइडिया है और प्रोड्यूसर को तो मैं मेरे आइडियाज सुनाऊंगी, मैं सुना कर आ गई, सपोज होता है चोरी कर लिया फिल्म, फिल्म बनने लगी, मैम शायद नहीं करेंगी, ये मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि ये मंच भी अच्छे लोगों का मंच है, तो यहाँ पे आशा करता हूँ नहीं होगा ऐसा। सकते हैं ये आप थोड़ा, नहीं मैं आपको बताऊँ, सही बताऊँ, सच बताऊँ, बहुत ब्लंट बता रहा हूँ। बैठ जाइए मैम, है ना। यहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता, सीरियसली बता रहा हूँ, कोई नहीं करेगा। मैं यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करके जाऊंगा, आप फोन करेंगे मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं आपको, मेरे जितने भी असिस्टेंट्स आते हैं मेरे साथ जो काम करते हैं, ऐसे ही वर्कशॉप, ऐसे ही सेमिनार से लोग जब मुझे कनेक्ट होते हैं और बोलते हैं कि सर मैंने आपको वहाँ मिला था, तो मुझे लगता है गंभीर व्यक्ति है, तो एक तो फिर मैं उसको गंभीरता से लेता हूँ। मेरे सारे असिस्टेंट ऐसे ही आते हैं आमतौर पे। अब उस व्यक्ति का कितनी, उसको हम कितना, एक फिल्म क्या होता है ना, वो माध्यम है, महंगा माध्यम है, फिल्म सस्ता माध्यम नहीं है, महंगा माध्यम है। अगर जिस तरह के अभी जो मैं फिल्म कर रहा हूँ वो 15-16 करोड़ के ऊपर की फिल्म है इस समय जो मैं कर रहा हूँ, तो अगर वो 15-16 करोड़ रुपए और मैं लोगों के पास जाता हूँ, वो मुझे लोग दे रहे हैं, किसी के पास जाता हूँ मैं बोलता हूँ कि ऐसा है मुझे 5 करोड़ दे दीजिए, और 10 मिनट में आदमी 5 करोड़ दे देता मुझे। वो एक मंत्र होता है, अमावस की रात को बैठ के आपको वो साधना करनी पड़ती है,
तो वो दे देंगे। नहीं, उसका कारण ये है कि जब मेरा 25 साल का जो पीछे का प्रोफाइल देखते हैं ना, तो धीरे धीरे उनको विश्वास होता है कि ये व्यक्ति मतलब कुछ काम आता है, काम कर सकता है, तो वो देंगे पैसा। दूसरी बात है कि आपको सच बोलना है, किसी को झूठ नहीं बोलना है कि आप फिल्म में पैसा लगा रहे हैं, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी आता है, मैं बोलता हूँ आपका पैसा डूब जाएगा। सबसे पहला मैं यही बोलता हूँ। कोई भी मेरे पास आते हैं, बोले सिर्फ फिल्म में पैसा लगाना है, मैं बोला पैसा डूब जाएगा। तो मेरी शक्ल ताकते हैं, फिर मैं बोलता हूँ मैं प्रयास करूँगा कि आपका पैसा ना डूबे और आप लाभ कमा के निकले और मैं भी लाभ कमा के निकलूँ, क्योंकि प्रयास होगा। तो आप जो है पूरे निष्ठा के साथ, सत्यता के साथ अपनी बात रखिए। दूसरी बात जो है कि आप उसके लिए ना आपको एक जर्नी करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप जैसे लेखिका हैं तो आप लिखिए, मैगजीन्स के लिए लिखिए, यहाँ छोटे छोटे किताबें लिखिए, कहानियाँ लिखिए, उनको प्रकाशित करवाइए। मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में हो तो आप करोड़ों में एक ऐसे ही हो जाते हैं। पूरे देश भर में अगर आप ढूंढ ले, अभी ये जो मीडिया, यूट्यूब और ये आने से थोड़ा आसान हुआ, लेकिन अगर पहले देखेंगे पूरे देश भर में जो है 1 करोड़ लोग नहीं थे इस प्रोफेशन में, सारे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, बंगाली इंडस्ट्री मिला के भी। तो अगर आप शूटिंग में किसी को पानी भी पिला रहे हैं या झाड़ू भी लगा रहे हैं तो भी आप करोड़ों में एक है। तो उसके लिए जो है आप पहले तो कहानी लिखिए, जो मैंने किया, मैं अपनी यात्रा बताऊं। मैंने एक तो जब मैंने कहानियाँ लिखता रहा, मैंने नाटक लिखा मोहनजोदड़ो, बहुत कम आयु में लिखा था मैं। मेरी हिंदी भाषी नहीं हूँ मैं, मुझे हिंदी नहीं आती है ठीक से, ऐसा आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, क्योंकि मैंने हिंदी का व्याकरण नहीं पढ़ा है और मैं हिंदी बोलना भी बहुत लेट सीखा हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने वो प्रयास किया कि वो कभी पकड़ में ना आए। हम जैसे मैं बोल रहा हूँ, बहुत गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या व्याकरण त्रुटियाँ कर रहा हूँ, नहीं तो वैसे समझ में नहीं आएगा। तो आपको जो है पहले कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा सामने वाले को कि आप किताबें लिखिए। और मैं आपको बताऊं, कोई मुश्किल काम नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो नानी तेरी मोरनी का आपको ट्रेलर देखा, उसमें से सारे के सारे कलाकार नागालैंड के थे। उन्होंने पहली बार कैमरा फेस किया, सिर्फ एक को छोड़ के सब पहली बार अभिनय कर रहे थे। हमें आवश्यकता थी, हम वहाँ गए, हमने ढूंढा। ये जो बंगाल 1947 जो दिखाया आपने, इसमें जो मेरा नायक है वो लड़का है, उसका अंकुर नाम है, वो FTI का है, FTI से पास आउट है। मैं मिला, 5 मिनट मिला। ये बेसिकली मेरा नाटक है एक, मेरा शबरी का मोहन करके। हाँ, आप ही का उत्तर दे रहा हूँ मैं, बहुत देखिए आसान उत्तर दे रहा हूँ। शबरी का मोहन करके एक नाटक है मेरा। उस नाटक का नाटक का मंचन हुआ 1-2 जगह, उसके बाद उसका हमने वीडियो बनाया। उस वीडियो को मैंने किसी के यहाँ एडिट करने दिया था। सुनिएगा आपको कैसे प्रोड्यूसर मिलते हैं, देखिए। मैंने किसी को एडिट करने के लिए दिया, वो खुद 2 बार उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका था डॉक्यूमेंट्री में। सतीश पांडे जी उनका नाम है, प्रोड्यूसर में सबसे पहला नाम उन्हीं का था। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि मुझे ना फिल्म बनानी है, फीचर फिल्म प्रोड्यूस करनी है, तो आप कोई फिल्म बताओ जो आप डायरेक्ट करो, मैं प्रोड्यूस करता हूँ, पैसा आता हूँ। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने ये देखा, उन्होंने कहा ये नाटक ही आपका हम फिल्म बना ले क्या? मैं बोला बना लेते। तो हमने उस नाटक पे फिल्म बनाई और उसमें जो एक्टर्स हमने लिए, जो लड़की जो है उसमें नायिका जो है, आप लोग दोबारा देखिएगा, अब टाइम मिले तो आज रात को बुक माई शो स्ट्रीम्स डाउनलोड करके फिल्म भी देखिएगा। उसकी जो नायिका है वो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव करके छोटा सा जगह है, छोटी सी जगह है, कस्बा है, वहाँ से हमने अचानक उस लड़की को कास्ट किया। कोई बैकग्राउंड नहीं था, थोड़ा बहुत थिएटर किया था उस लड़की ने, उसको कास्ट किया। उसको कास्ट करने के बाद, वो फिल्म करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस भी इतना ऊपर गया, FTI उसका सिलेक्शन हो गया। FTI में सिर्फ 10 लोगों का सिलेक्शन होता साल में, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। अभी FTI में पढ़ रही है, 2nd ईयर चल रहा है उसका। तो आपको जो है प्रोड्यूसर अगर ढूंढना है तो थोड़ा सा अपनी क्रेडिबिलिटी बनाइए, क्रेडेंशियल बनाइए। आप किस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, या एज अ राइटर पहले काम करना शुरू कीजिए, एज अ गीतकार पहले काम करना शुरू कीजिए, तो हो सकता है। ठीक है, कन्विंस है मैम? डायरेक्ट पैसा कोई नहीं देगा, समय लगेगा जी। सर मैं चाहूँगा जाते जाते आप एक मेरा क्वेश्चन था कि मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सभी के लिए है, चूँकि बहुत सारे यहाँ डायरेक्टर और फिल्म मेकर्स बैठे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस हैं या ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जहाँ पर जाके आसानी से इन चीज़ों को सीखा जा सकता है, या ऐसे कौन कौन से संस्थान हैं हमारे मध्य प्रदेश में हों या आसपास के क्षेत्र में हो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ आप हम सभी को बताएं ताकि हम उनका फ़ायदा उठा पाएँ।
जी, सबसे पहले तो MPSD आपने सुना होगा, सुना है आप में से? MPSD है ना, तो MPSD के लिए ट्राई कीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, अपने यहाँ पे थिएटर कीजिए। नहीं है 4 लोग इकट्ठा करके थिएटर कीजिए। अगर कोई थिएटर ग्रुप आपको एडमिशन भी नहीं दे रहा ना, 4-5 जो युवा लोग हैं वो इकट्ठा होइए, थिएटर कीजिए। इस तरह के जो है हमारे सर जो अभी थे यहाँ पे बैठे हैं, सबसे बोलिए, मार्गदर्शन लीजिए। विश्वजीत जी बैठे हैं, बाकी सब बैठे हैं, इनसे बोलिए कि हमें करना है, आप हमें क्या सहयोग करेंगे। तो आप कोई स्थान देखिए, वहाँ पे थिएटर कीजिए। सबसे पहले रंगमंच कीजिए। रंगमंच करने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप लोगों से जुड़ेंगे इस फील्ड के, क्योंकि सिनेमा में अधिकांश लोग रंगमंच से जाते हैं। दूसरा है FTII है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे है, SRFTII है, कलकत्ता में है। ये 2 नेशनल लेवल पे है। उसके बाद विस्लिंग वुड्स है सुभाष घई जी का, वो बहुत महंगा है हालांकि। उसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो वो आप लोग जो कर सकते हैं। और YouTube वगैरह में भी काफ़ी कुछ है, आप देखिएगा, इस तरह के सेमिनार अटेंड कीजिए। बाकी सबसे आसान तरीका जो है रंगमंच करना है। मैंने हिंदी रंगमंच करते हुए सीखा है, मैंने सिनेमा के बारे में भी काफ़ी कुछ वहाँ से सीखा है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और कोई सवाल छो? जी, पीछे माइक प्लीज। Sir, I would like to know which camera did you use for Nani Teri Morni, and as a producer, what were the challenges your producer faced, and your challenges as a director? See, Nani Teri Morni was, though the money was financed, it was financed by CFSI, Children's Society of India, Right. which is it comes under INB Ministry. Now it has been merged with NFDC. Right. So, but वो उनको कन्विंस करना, पहले मुकेश खन्ना जी चेयरमैन थे, जब हमारा प्रपोजल गया उनको अच्छा लगा, शक्तिमान जो विश्व पितामह, उनको अच्छा लगा, उन्होंने फंड के लिए, लेकिन फीचर फिल्म का मतलब उतना पैसा हमें मिला नहीं था जितना हम चाहते थे। लेकिन फिर उसके बाद दूसरा चैलेंज था कि हम नागालैंड में जाकर शूटिंग करना, क्योंकि नागालैंड में उस समय बहुत कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी। 2015 में हमने तय किया हम जाएंगे, बनाएंगे, देखा जाएगा जो होगा। कैमरा हमने यूज़ किया था एलेक्सा, हाँ एलेक्सा XR किया था। एलेक्सा XT जो होता है उसका जो आप कन्वर्ट। And did you hire an experienced editor from FTII, or like who was your the guy who edited Nani Teri Morni is the guy who edited Lagan, Swadesh, Dangal, Ballu Saluja। दोस्त है, पैसे नहीं दिए मैंने। Okay, all right। पैसे नहीं देना किसी को। And who is the DOP? DOP is Rajesh Rathore, who was associated with Mr. Vijay Arora ji। Yeah, good team। हाँ, so I always get good technical team। मैं technical team मेरी हमेशा अच्छी होती है। जी। Thank you, sir। Thank you। सर पीछे से कोई था, उधर भी? जी, इधर भी हाँ जी। इधर फर्स्ट जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आशीष तंतवाय कबीर, दमोह मध्य प्रदेश से आपके समक्ष। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जिस तरह से आजकल रीजनल फिल्मों को लेकर के प्लेटफॉर्म्स वर्क कर रहे हैं, क्या इस तरह से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड या फिर महाकौशल को लेकर के कोई रीजनल फिल्मों को किस तरह से प्लेटफॉर्म पे लाया जा सकता है, इसके विषय में क्या कुछ किया जा सकता है, इसके विषय में आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पहले अगर आपने रंगमंच किया या आप थोड़ी फिल्में बनाते हैं तो आप लोग बनाइए, कोई बुरा, मैं बोल रहा हूँ बनाइए उसको, बनाइए थोड़ा। जैसे यहाँ पे उमेश है, क्या उमेश नहीं है अभी इस समय, उमेश करके है, हाँ वो पीछे हैं, वो ग्वालियर से हैं, ये बनाते रहते फिल्म। ये जो है मैं जिस ग्वालियर में जिस संस्था से जुड़ा हुआ था, नाट्य संस्था से, कला समूह, उसमें मेरे बाद थे ये, तो ये वहाँ पे लगातार बैठ जाइए उमेश, ये लगातार बनाते रहते हैं। तो आप बनाइए, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो स्तर कैसे अपना ऊपर करना है। मैं जैसे बताया ना, मैं गदर मेरे लिए एक माइलस्टोन था, गदर में काम मिलना, क्योंकि मेरा सर्कल बेटर हो गया। यही संघर्ष यही है अभी जो मैं फिल्म बना रहा हूँ मेरा, कि कलात्मक सिनेमा में मेरा ठीक ठाक नाम है, जानते हैं युवा टाइप के जो फिल्मकार है। मेरे को कमर्शियल हिट देने के लिए मैंने दुल्हनिया ले आएगी बनाया। तो आप बनाइए, यूट्यूब पे भी रिलीज़ कीजिए, फेस्टिवल्स में भेजिए, थोड़ा सा जो है ना, देखिए जैसे ईफी होता है या जितने भी फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, यहाँ पर भी आप लोग अपने फिल्म के अलावा दूसरे की फिल्म भी देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कौन क्या काम कर रहा है। उसके बाद फिर वर्ल्ड की बेस्ट सिनेमास देखिए यूट्यूब पे जाके, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या कमी हो रही है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, आप मास को सोच रहे हैं या क्लास को सोच रहे हैं, कि जो कुछ सीमित है लेकिन वो प्रभावशाली लोग हैं, उनके लिए आप फिल्म बनाना चाहते हैं। तो आप वो
पहले थॉट्स क्लियर कर लीजिए, अब बनाएंगे, हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। मेंटोरशिप के लिए देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं अभी कभी भी आ जाऊँगा, आप ऐसे बुलाएंगे या ऑनलाइन भी हम लोग जुड़ेंगे। ऐसा है कि मैं बोला फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन गंभीर होंगे तो मैं ज़रूर उठाऊंगा। गंभीर लोगों के साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ। जी जी, एक और बात मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। आजकल सर फिल्में तो लोग बना ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोकल लेवल पर भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो उनको जिस प्लेटफॉर्म पे ले जाना है या बतौर OTT प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म आजकल कुछ ऐसे भी आ गए जो प्री अप्रूवल देते हैं या कुछ फीसेस चार्जेस करते हैं और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है कि क्या कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है, सब झूठ बोलते हैं। हाँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए। उसका 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जितने भी, बैठ जाइए, जितने भी OTTs है ना, ये OTTs ने, अभी मेरा ये रिकॉर्ड होगा, देखेगा, OTT वालों को भी बुरा लगेगा देखेंगे तो, ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के लुटिया डुबोने में OTT का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो OTTs है, इन लोगों ने क्या हुआ, इनकी कैलकुलेशन गलत था। इन्होंने जिस तरह से पैसा गलत फिल्मों में भी पंप किया, गलत प्रोजेक्ट में पंप किया, उसके वजह से हुआ। तो आपको जो OTT को जो देखना है ना, OTT के लिए जो फिल्म बनानी है, तो OTT ठीक है, प्री अप्रूव्ड होता है, ओरिजिनल्स कैटेगरी में आती है, जो नेटफ्लिक्स में दिखेगा, अमेजोन में दिखेगा, Z5 में भी दिखेगा, ओरिजिनल कैटेगरी होती है, तो वो तो दे देते हैं। लेकिन उसके लिए जो वो स्थिति आने के लिए आपको समय लगेगा। पहले क्या कीजिए, आप अपनी फिल्म को बनाइए, छोटी सी फिल्म बनाइए, 10 मिनट की फिल्म बनाइए, 15 मिनट की फिल्म बनाइए, उसको बाहर ले जाइए, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ले जाइए। हमारे यहाँ आज भी क्या है, कॉलोनियल माइंडसेट है हमारे यहाँ ऊपर। हम लोग आज भी गोरों को, हम कितना भी यहाँ पे कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि हमें उससे मुक्त होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ना, हम उनसे अप्रूवल चाहिए होता है। तो एक आप कोशिश कीजिए कि वहाँ भी जाए, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में भी जाए आपकी फिल्म। एक बार वहाँ से अप्रूव हो गया ना, फिर नेटफ्लिक्स वहीं से आपको फंड देगा, नेटफ्लिक्स यूएस से फंड मिल जाएगा आपको बनाने के लिए। आप बनाइए, फिर तो हो जाएगा। ऐसा मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई गया था ना, 1200 रुपये लेके गया था, सिर्फ मेरे पास 1200 रुपये थे। आज मुझे ना 15 करोड़ भी मिल जाते पिक्चर बनाने के लिए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, समय लगता है, धैर्य लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि इन्हें लास्ट अवार्ड मिल चुका है, आपको शायद लास्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्डेड थे ना आप, आशीष जी, दमों से इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छी फिल्म बनाई थी आपने, तो रिकॉल कर लिया मैंने। उसको ले जाइए आप देखिए, उसको ना बाहर भी ले जाइए, सारी जगह कीजिए, और प्रयास कीजिए, ढूंढिए उन लोगों को, इन प्रोड्यूसर्स को ऑनलाइन जाके, और उनको बोलिए कि सर आप एक बार मेरी फिल्म देख लीजिए। बार बार ना मेल भेजिए उन प्रोडक्शन हाउसेस को। उनको मुश्किल है, जैसे मैं बता रहा हूँ, बंगाल 1947 जो है, अभी बुक माई शो स्ट्रीम पे 2 दिन हुआ है। मैं सबको बार बार मैसेज कर रहा हूँ कि मेरी फिल्म देखो 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 देखो। अब कई लोग देख रहे हैं और बोल रहे, अरे यार ये सही फिल्म, आओ, कब आ रहे हो, मिलना है, मीटिंग करना है अगले प्रोजेक्ट के लिए। अब मैं यहाँ जबलपुर में बैठा हूँ, तब फोन आ रहे हैं। इतने 1 साल हो गए, लगभग 29 मार्च को फिल्म रिलीज हुई थी। कई प्रोड्यूसर्स ने तब भाव ही नहीं दिया, अब सीरियसली ले रहे हैं। बिल्कुल लकी है, बिल्कुल लकी है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत ये लास्ट सवाल है सर। मैं एक पारिवारिक समस्या भी है और फिल्म भी, चूँकि मैं RTI एक्टिविस्ट हूँ, मेरा 4 साल का बेटा है जी, वो क्रिस देखता है, और क्रिस में जो मेन रोल है, उसको भूमिका भगवान कृष्ण की बचपन की शो करते हैं। तो उसके दिमाग में ये बैठा रहता है कि ये किशन कन्हैया है, और बहुत मतलब बहुत लोअर लेवल पे भी हंसी मजाक जैसे स्कूल में होता है वो होता है। छोटा भीम आता है, तो इन पे मैंने शिकायत भी करी, रेगुलेटरी बॉडी को करी है, PM हाउस में भी करी है, कि ऐसे जो क्योंकि हम तो समझदार हैं कि हमारे भगवान नहीं, पर बच्चा 4 साल का बच्चा, उसको लगता है यही कृष्ण जी हैं, और कृष्ण जी स्कूल ऐसे ही जाते थे। तो इन पे रोक लगाने के लिए क्या कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है रेगुलेटरी बॉडी के अलावा, कोर्ट के अलावा, कि हम जहाँ शिकायत करें? और चूँकि ये मुझे जो पता है कि RSS बैकग्राउंड के लोग हैं, फ्रंट पे वो हैं, तो उनको भी मैसेज में कन्वे करना चाहता हूँ कि इसके लिए हम क्या करें ऐसा। देखिए, मैं आपको बताऊं। जी, आपका शुभ नाम? अखिलेश त्रिपाठी। जी, अखिलेश जी, सबसे पहले बात ना मैं आपको बताऊं कि ये जो समस्या है, ये बहुत लोगों का आता है, लेकिन क्या है, एक भारत सरकार भी जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से भी बहुत सारे बंधे होते हैं। तो आपका ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मैंने बोला ना, कोई बना रहा है तो वो बनाएगा, हमें नहीं देखना, हम ना देखें, या हम उसके काउंटर में बेटर बनाए, बड़ी लकीर खींचे। तो क्या होता है कि कई बार कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जब हमारे घरों में बात होती है इन मुद्दों पे,
मुझे लगता है कि हम अगर अपने बच्चों को ना सही कहानियाँ सुनाएं, एक तो क्या है, कृष्ण जी का चरित्र ऐसा है, उसको हर व्यक्ति अलग तरह से उसको देखता है, क्योंकि वो चरित्र ही ऐसा है। मतलब बहुत विश्व में ऐसे चरित्र बहुत कम मिलते हैं। मतलब वो अवतार पुरुष है वो तो अलग बात है, अवतार है, ऐसे चरित्र भी, क्योंकि उसमें भी बहुत लेखकों का, कवियों का उसमें योगदान है उस चरित्र को बनाने में। कृष्ण जी के उस चरित्र को जो हम देखते हैं, हर व्यक्ति उनको अलग तरह से देखता है। जैसे आप बंगाल 1947 देखेंगे तो उसमें मैंने रामायण के कुछ ऐसे पक्ष भी के बारे में बात किया जो लोगों को नहीं पता था, जो है जैसे माँ सीता के जन्म को लेकर, वो बड़ी रोचक कहानियाँ हैं। और वो रामायण में उल्लेख है उसका, वाल्मीकि रामायण में नहीं, कब रामायण में। तो अब जो है अलग अलग तरह से करते हैं। अब समय के हिसाब से क्या करते हैं, कृष्ण जी के चरित्र को इन्होंने ढाल दिया आज के बाजार के हिसाब से। तो आपका सबसे पहला तो आप अपने घर को बचाएंगे, तो उसके लिए यह है कि जो सच्ची कहानियाँ हैं या जो अच्छी कहानियाँ, जो आपको लगता है, जो भगवान खुद कहते हैं कि मेरे उन्हीं गुणों को स्वीकारो जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, तो आपको जो लगता है कि मेरे बच्चों को दिखाना, बताना चाहिए, वो कहानी आप अपने घर में सुनाइए। जो नानी तेरी मोरनी है ना, वो फिल्म इसीलिए इतनी सराही गई, इफ़ी में भी थी, गोवा में इंडियन पैनोरमा सेक्शन में, यूनिसेफ भी इसको पूरी विश्व में दिखा रही है नानी तेरी मोरनी को। उसका कारण क्या है, उसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ मैंने पकड़ी थी कि ये जो नानी दादियों से कहानियाँ सुनते हैं ना बच्चे, उसके ऊपर है पूरी फिल्म। सच्ची कथा है, लेकिन मैंने उस पर जोर किस पे दिया कि नानी दादी से जो बच्चे कहानी सुनते थे, जो अब बंद हो गया है, उसके ऊपर है। तो आप अपने खुद बच्चों को अच्छी कहानियाँ सुनाइए। रोक नहीं सकते उसका कुछ, वो सरकार के पास भी वो शक्तियाँ नहीं है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अभी से बता रहा हूं, कोर्ट या तो उसको लंबा समय लेगा, उस पर कोई जवाब नहीं देगा, और वो ये वैसी लड़ाई, कुछ लड़ाइयाँ होती है जो हमें उसको अलग तरह से लड़नी होती है। हर लड़ाई हमें आमने सामने की लड़ाई नहीं होती है। अगर हम कृष्ण जी के जीवन से ही देखेंगे तो आवश्यकता पड़ी थी तो वह मथुरा से द्वारका में अपनी राजधानी ले गए थे, और फिर जब समय आया तो जरासंध का वध करवा दिया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, आपको पूरे विश्व में क्या हो रहा है वो भी देख के चलना पड़ता है। तो सरकारें जो होती है ना, उनको भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों को भी जवाब देना होता है। हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें भी है तो छाप तो है ही भाई, हम तो ब्रिटिशर्स लेगेसी अभी भी चल रही है हमारी। सर एक आखिरी सवाल, आप चूंकि माइक दे रहे थे सबको, इसलिए मैंने आपको आगे, इसके बाद लास्ट है, लास्ट भाई साहब मेरा एक सवाल है, आपने उनका कहा था उनका वो काफी देर से पूछ रहे हैं, वो सर उनको दे दीजिए। बाकी लोगों से मैं बाहर भी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके अचीवमेंट के लिए। और सेकंड थिंग, मैंने जो दोनों प्रोमो देखे तो मुझे इंडी सिनेमा लग रहा है, इंडिपेंडेंट सिनेमा लग रहा है, कंटेंट बेस्ड मूवी लग रही है। तो इसके लिए फंडिंग जुटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने बताया क्राइस से हुआ, तो मैं जानना चाहूँ दोनों का बजट कितना है और कितना सब्सिडी वगैरह मिली है, और क्या आपने क्राउड फंडिंग वगैरह भी ऐसा कुछ किया? क्योंकि मैं भी एक अपना प्रोजेक्ट लेके काफ़ी टाइम से घूम रहा हूँ, तो कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं, सास बहू वाले सीरियल लिख के मैंने बहुत प्रॉपर्टी बनाई। अच्छा। हाँ, और जब भी फिल्म बना, पैसे कम पड़ते मैं प्रॉपर्टी गिरवी रख देता हूँ, यही तरीका है। अगर क्योंकि जो पहले वाली फिल्म का था उसका कुछ 50 लाख के आसपास था, 50-60 लाख के आसपास, नानी तेरी मोरनी जो बच्चों की फिल्म थी। हाँ वो हाँ जी, नहीं वो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने दिए थे, लेकिन चूंकि फिर मैं बता रहा हूँ जो सरकारी व्यवस्था होता है ना, वो हमारा तंत्र ऐसा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम, वो रुक के जाते हैं। तो मेरे जेब से कुछ 17 लाख रुपए लगे एडिशनल, वो डूब गए। लेकिन क्या हुआ, जब आप दिल्ली में सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में जाएंगे, जो भारत सरकार का बनाया हुआ बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें 40 यूनिक फिल्म्स के पोस्टर लगे हैं, तो उसमें नानी तेरी मोरनी का भी लगा हुआ है, तो मन प्रसन्न हो जाता है जी। दूसरे वाले का 3.5 करोड़ के आसपास है। हाँ, कुछ मैंने डाला, मैंने देखिए मेरा विश्वास था, तो मैंने जो मेरे पार्टनर है उनसे मैंने कहा कि मैं एक पैसा नहीं लूँगा। मैं आमतौर पे फिल्म लिखने के लिए काफ़ी पैसा ले लेता हूँ, डायरेक्ट करने का भी काफ़ी पैसा लेता हूँ। तो मैंने बोला ये 2 फीस जो है आपको मुझे नहीं देने, ठीक है। उसके बाद हमने बोला बहुत सारे जो एक्टर्स है इसमें वो मेरे मित्र हैं, उनको मैंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ जगह कास्ट किया था, तो उनको बोला कि चलो अब तुम्हें कर्ज चुकाना है, आओ, तो उनको लिया। ऐसे करके कुछ नए लोगों पे हमने भरोसा किया, जैसे मेरे 3 एक्टर, जो तीसरा है जो कह रहा है कि हम बनाएंगे पाकिस्तान,
वो आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, विक्रम टीडीआर नाम है उसका, वो छिंदवाड़ा का है। तो उसको इन सब को लिया, तो इनको काम की ज़्यादा भूख थी, इनको पैसे से ज़्यादा काम की भूख थी। नहीं, थिएटर में रिलीज़ हुई थी, कम स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई थी, करीब 50 थिएटर्स में रिलीज़ हुई थी ये फिल्म। और लेकिन क्या था, उस समय चुनाव का भी माहौल था, तो इसलिए उस तरह से हम उसको नहीं चला पाए थे। लेकिन हाँ, बहुत सारे स्क्रीन पे जो है अब BMS स्ट्रीम में आ गया है। अब BMS स्ट्रीम में आने से अब OTTs आगे से हमें वो कर रहा, मेल आ रहे, आने शुरू हो गए मुझे। तो अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो ये मत समझिए कि वो सीमित समय के लिए है। अगर आपने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है तो वो बहुत लंबे समय, 50 साल 100 साल तक भी उसके बारे में चर्चा होगी, उससे पैसे आएंगे। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, ये भी मैं बता रहा हूँ, वो जीवन भर आपको पैसे आएंगे, आपके बाद आपके बच्चों को भी आएंगे। जैसे जो कालजयी रचनाएं हैं जो लेखकों ने लिखा है, आप देखिए आज भी रॉयल्टीज आ रहे हैं उनके। तो ये है, थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है, नहीं है तो ये हिम्मती लोगों का प्रोफेशन है। जी भाई साहब, मेरा एक सवाल था। आपने भारतीय दर्शकों की अभिव्यक्ति की बात की थी जी। वर्तमान में अब एक चीज़ देखी जा रही है कि बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्में, जैसा बॉलीवुड कुछ चीज़ों को लेकर जिसका बॉयकॉट दर्शक कर रहे हैं और कई करोड़ों में बनी हुई फिल्मों को बहुत बुरी तरह से पीट दे रहे हैं, वहीं पे भारतीय संस्कृति को लेकर चला जा रहा है, ऐसा दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर भारतीय दर्शकों में प्रभाव है और उन फिल्मों को बहुत तेजी से भी देखा जा रहा है और करोड़ों रुपए कमा रही है। उदाहरण पर आप बाहुबली से लेकर चलेंगे तो ये चीज अभी पुष्पा तक देखेंगे। मैं एक आपसे सवाल है कि एक दर्शक और एक डायरेक्टर के नाते भारतीय दर्शक अब जिस स्थिति पर जा रहे हैं उसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है ना, मतलब जो क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे हमारे यहाँ पे आमतौर पे बोला जाता है ना, बैठ जाइए, कि जैसे मैं जितना समझता हूँ, हमारे यहाँ तो मेरे आदरणीय नंद कुमार जी भी आए हुए हैं, इन सब और आलोक जी भी हैं, इन सबसे जो मैं सुनता हूँ, ये सुन के ही मैं बोलता हूँ, मतलब सुन के अपने तरीके से कहता हूँ। एक बहुत छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे एक वामपंथ से सराबोर फिल्में बनती गई, लेकिन क्या था कि वो समाज ने उसको कभी स्वीकारा नहीं। उसका कारण क्या है? देखिए, उनको क्या लगा कि विदेशों में जब वामपंथ आया तो चर्च के विरुद्ध में लड़ा कि भाई ये चर्च का था, लेकिन भारत में वो जब आए तो उन्होंने ढूंढा चर्च कहाँ हाथ लाएंगे, हमारे यहाँ तो वैसे कोई परंपरा नहीं है। तो उन्होंने टारगेट क्या किया? उन्होंने टारगेट किया कि ब्राह्मण वर्ग को, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं उसको जातिगत तरीके से ना देखा जाए, ब्राह्मण वर्ग को। लेकिन जो है यहाँ का जो ब्राह्मण वर्ग है भारत में, हमेशा हर कहानी हम सुनेंगे, एक बार एक गरीब ब्राह्मण, शुरुआत वहाँ से होती है। तो उसके पास ना तो राज सत्ता होती थी, हमारे यहाँ जो हमारे ऋषियों ने जिस तरह से परंपरा बनाई, ना उसके पास राज सत्ता होती थी, ना उसके पास धन बल होता था, ना बाहुबल था ना धन बल था, केवल ज्ञान बल था। अब वो फॉर्मूला लाए वहाँ का चर्च के से जो सीखा उन्होंने कि चर्च का काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो सिस्टम ही अलग था, ब्राह्मण तो ना धन बल है ना बाहुबल है, तो वो कैसे करेंगे? फिर वो ढूंढते रहे, फिर उन्होंने बोला कि ये जो धर्म है, अब हिंदू तो धर्म है नहीं, ठीक है ना, अगर आप, ये अब्राहमिक सोच है, रिलीजन इज अब्राहमिक कॉन्सेप्ट, रिलीजन इज नॉट ए, ये अब्राहमिक थॉट्स आने से पहले रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस तरह से। तो अब वो ढूंढना शुरू किए कि अच्छा रिलीजन को बनाते हैं, हिंदू ऐसा है वैसा है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बता रहा हूँ बार बार, बंगाल 1947 में आप देखेंगे हमारे यहाँ इतने जो है वंचित वर्ग के भी ऋषि मुनि हुए हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बारे में लोग बोलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़िएगा, नहीं पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर को। डॉक्टर अंबेडकर जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड। हमारे देश ने जो है ना, डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान जो व्यक्ति है, मैंने जब बंगाल 1947 बनाने से पहले मैंने उनकी किताब पढ़ी हु वर शूद्रास, तो उन्होंने कहा, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। ये डॉक्टर अंबेडकर का कोट है। आर्य बाहर से नहीं आए हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है। ये जो बोलते हैं आर्य अनार्य करते हैं ना, जो आर्य द्रविड़, ये वो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है उसमें कि ये लोगों को पता ही नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा कि ये क्यों हुआ, वो भी कारण है। जो जिसको वंचित वर्ग आज हम मानते हैं, वो एक समय क्षत्रिय वर्ग रहा है, लेकिन उस किस कारण से जो है उनका
कुछ ऐसा सिचुएशन आया कि उनको शिक्षा का अधिकार चला गया, वो भी क्यों है वो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो हम लोग क्या होता है, पढ़ते नहीं है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते नहीं। जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कमियां कहाँ हैं, और हमारे नहीं पढ़ने का लाभ जो है वो भारत को विखंडित करने वाले शक्तियों को मिलता है और उसका लाभ उठाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री आकाश आदित्य लामा सर के लिए, निर्देशक, लेखक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यकीनन ही हम सभी ने आपकी कार्यशाला से, आपके जीवन के अनुभव से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका फिल्म सोसाइटी की तरफ से। अब हमारा नेक्स्ट सत्र है, उसको भी शुरू करेंगे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए श्री आकाश आदित्य लामा जी के लिए। धन्यवाद।